नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं खटीमा की ओर, जहां पर उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। अनेक विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जो सीमांत क्षेत्र के हमारे किसानों को उन्नत कृषि करने एवं लाभान्वित होने के लिए और उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूती मिले, कैसे उनका जीवन स्तर ऊपर बढ़े, कैसे वो अपनी कृषि को और अच्छा बना पाए। हमारे कृषि के वैज्ञानिक पंतनगर का विश्वविद्यालय हमारा, ये अपने आप में पूरी दुनिया का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से है, पूरे भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से है। और यहाँ के एलुमनाई, यहाँ के पढ़े हुए वैज्ञानिक, यहाँ के पढ़े हुए अनेक शोधार्थी जिन्होंने यहाँ शोध किया है, शोध करके जो आज अनेक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर बढ़ते हैं। तो आज यहाँ के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों, वो पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़े, नई नई तकनीकों का प्रयोग करें। मधुमक्खी पालन, मधु पालन, मशरूम है, बकरी पालन है, इस पर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा विशेष रूप से यहाँ पर आज व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें इस सीमांत क्षेत्र के, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है, मैं तो अभी पिछले दिनों जिलाधिकारी महोदय से भी कह रहा था कि ये जो गांव है नगला तराई, ये इसके बगल में गांव पचौरिया, गोशीकुआ, पकुलिया, खिलड़िया, सिसैया, मेलाघाट, बनमोहनिया, ये सारे क्षेत्र, दमगढ़ा, बहुत ही सीमांत के क्षेत्र हैं। और सच में जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई है कि सीमांत क्षेत्रों के किसानों को आगे आने का हर संभव सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। ऐसे गांवों में जो अनेक योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्लस्टर आधारित बनाकर एक साथ लागू करके किसानों के जीवन को उन्नत बनाना है, उनके जीवन को समृद्ध बनाना है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इसके लिए अनेक प्रयास भारत सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा एक नई पहल करते हुए देश की आजादी के इतने 7 दशक से ज्यादा कालखंड बीत जाने के बाद पहली बार किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, या फसल बीमा हो, इन सब के माध्यम से आज अनेक प्रकार की नए नए जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए। और इस वर्ष जिस प्रकार से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों के दल बनाकर गांव गांव जाने का जो अभियान चलाया है, ये अभियान देश में पहली बार चला है। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान भी आए हैं, अनेक स्टॉल भी लगे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक गोष्ठी आयोजित की गई है, मैं जब इस क्षेत्र का विधायक था, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजा था अपना आशीर्वाद देकर, तो उस समय मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वहाँ के तत्कालीन जो भी हमारे डीसी साहब होते थे या वहाँ के हमारे कृषि वैज्ञानिक होते थे, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करता रहा। अनेक गांवों में उनके द्वारा बीजों का वितरण किया जाता था, अनेक प्रकार के जो हमारे कृषकों को अनेक प्रकार की विधियों से परिचित करवाया जाता था। और सच में वो बहुत बड़ा एक काम कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। मैं चाहूंगा कि जो कार्यक्रम आज पंतनगर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ प्रारंभ किया है, ये कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश के अंदर होगा। मैं आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि इस प्रकार के जो है, और हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है, वहां की अपनी चुनौतियां हैं। जैसे यहाँ गन्ना और धान
एक प्रमुख रूप से गेहूं, होने वाली अन्य फसलों के साथ ये फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्रकार की उगाई जाती है। इसलिए हमारा पंतनगर विश्वविद्यालय, जिसका इतना बड़ा नाम है, वो आने वाले समय में और अच्छा अनुसंधान करेगा। छोटे किसानों के लिए कैसे उनकी उपज अच्छी हो, छोटे स्थान पर कैसे अधिक उसका फायदा उनको मिले, कैसे उनकी उत्पादन बढ़े, उस सब पर ये काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों को एक बड़ा फायदा देने का काम करेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं किसानों के बीच में जाता हूँ। अपने किसान भाई साल भर खून पसीना बहाकर परिश्रम करके अपनी फसल को तैयार करते हैं, इसलिए उनकी फसलों का उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहां एमएसपी, न्यूनतम मैक्सिमम समर्थन मूल्य हमारा जो है लगातार देश के अंदर दिया जा रहा है, हमने भी यहाँ, मेरे को गन्ना किसानों ने कहा कि आप चूंकि किसानी से भी जुड़े हुए हैं, आप सैनिक परिवार से भी हैं, किसानों के बीच में भी रहते हैं, सैनिकों के बीच में भी रहते हैं। आज मैं यहाँ आने से पहले 2 और कार्यक्रम आज हल्द्वानी में थे, उन दोनों ही कार्यक्रमों में भाग लेकर यहाँ पहुंचा हूँ। जहाँ पहले कार्यक्रम में मैंने हमारे देश के लिए विभिन्न सीमा सुरक्षा बलों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन में गया था, वहीं मैं दूसरे कार्यक्रम में जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है पूरे राज्य के अंदर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गोलापार हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने जब गर्मजोशी से स्वागत किया, तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ के परिसर में आयोजित पूर्व अर्धसैनिक बल सम्मेलन में शामिल हुए, जहां आपको बता दें कि उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, और जहां देश के वीर शहीदों को सम्मान देने के लिए 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण भी हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, और बड़ी संख्या में हमारे सेना में और अर्धसैनिक बलों में प्रत्येक परिवार से किसी न किसी बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों का, अर्धसैनिकों का बहुत बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड से भी है। और उनके बीच में आज यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें जो लंबे समय से उनके बीच में चर्चा चलती थी, सम्मेलनों में बात होती थी, चाहे उनके कल्याण की लिए हो, चाहे वो भूमि खरीदने से संबंधित हो, या जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं उनमें राशि देने की बात हो, हम हर तरीके से हमने कहा है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अर्धसैनिक बल का जो परिषद है, उस परिषद को भी हम चलन में लाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में उन बलों से संबंधित हमारे जो सभी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। हम उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सैनिक, अर्धसैनिक हमारे सभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा, हमें पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी उस पर जो भी निर्णय देगा उसके अनुरूप हम सब कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये डेमोग्राफी राज्य की नहीं बिगड़नी चाहिए, देवभूमि है, यहाँ की डेमोग्राफी को न बिगड़ने देने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड के लोगों का हक किसी भी कीमत पर नहीं मारा जाना चाहिए, यहाँ की डेमोग्राफी खराब नहीं होनी चाहिए। हम अपने बच्चों के आने वाले कर्णधारों के साथ, नौनिहालों के साथ किसी भी प्रकार की असुरक्षा का भाव उनके मन में ना आए, उनको एक सुरक्षित परिवेश देना चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ सुरक्षित हों, इसलिए किसी भी कीमत पर जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने यहाँ पर डेमोग्राफी को ख़राब किया है, गलत तरीके से यहाँ पर
तमाम प्रमाण पत्र लिए हैं, तमाम पहचान पत्र बनाए हैं, राशन कार्ड बनाए हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और ये अभियान हमारा लगातार चलेगा। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हमारा अभियान निरंतर रूप से जारी रहेगा। ये हमारा पूरी तरह से संकल्प है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रानीपुर के विधायक आदिश चौहान ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति की क्षमता को सीमित नहीं कर सकती और यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी चुनौती पार कर ली जा सकती है। जहां विधायक चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि दिव्यांग शब्द को सम्मानजनक पहचान मिलने से समाज में समानता और संवेदनशीलता का भाव भी बढ़ा है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें हमारे जो दिव्यांग साथी होते हैं समाज में, जिनका उत्कृष्ट कार्य होता है शिक्षा, व्यवसाय और खेल के क्षेत्र में, उनको राज्य पुरस्कार के रूप में इस दिन उपलक्ष्य में सम्मानित किया जाता है। और यहाँ भी हमारे यही कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र से, हमारे हरिद्वार से हर क्षेत्रों में जो दिव्यांग थे वो यहाँ पर पहुँचे और उनको माननीय विधायक जी के द्वारा सम्मानित किया गया। ये बहुत ही उपलक्ष्य का कार्य है। इस माध्यम से मैं यहाँ पर जो हमारी संस्थाएं दिव्यांगों के लिए काम कर रही है, उनके जितने भी यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहुँचे हैं, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें भी बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत की है कि दिव्यांग को चुनने में, उसकी प्रतिभा को यहाँ तक लाने में, इसलिए बधाई के पात्र हैं। और इस आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी दिव्यांग अपना आंकलन कम ना करे। समाज में सबको सामर्थ्य ईश्वर ने बराबर दिया है, तो वो अपने आप को पहचाने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। शिक्षा के, खेल के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करें और अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए, समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपनी सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करें। अब खबर रानीखेत से है, जहां ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में आयोजित भव्य कसम परेड में 603 अग्निवीर जवान थल सेना का हिस्सा बने हैं। आपको बता दें कि कमाऊ के रेजिमेंटल के सेंटर में 31 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद उन्होंने इन युवाओं ने देश की आन बान और शान के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ ली। बताते चले कि धर्मगुरुओं ने इन्हीं धर्म ग्रंथों पर हाथ रखवाकर शपथ दिलवाई। तो उसके बाद अग्निवीरों ने प्रभावशाली परेड का प्रदर्शन भी किया और इसका निरीक्षण KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने किया। तो वहीं बता दें कि समारोह में प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 6 अग्निवीरों को KCR के द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान KCR बैंड कदम कदम बढ़ाए जा की धूम पर आगे बढ़ता हुआ नजर आया और जिससे कि मैदान में उत्साह का माहौल पूरे तरीके से छा गया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बढ़ते खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। जी हां, आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के नेताओं के सारे कच्चे चिट्ठे मेरे पास है। उनकी ओर से यह बयान दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि उनका यह बयान सियासी माहौल को पूरे तरीके से इसने गरमा दिया है, जहां डॉक्टर रावत ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि समय आने पर वे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत सहित अन्य नेताओं से जुड़े छुपे हुए सच सामने लाएंगे। जी की जमुना जी क्या कह रहे हैं, मैं बहुत टिप्पणी कारण क्या है ना कि अब भाजपा ने क्या कर दिया, पहले महेंद्र भट्ट से बुलवाया तो मैंने महेंद्र भट्ट जी की बात बोल दी। अब सच यह है कि इसमें भाजपा में हरक सिंह रावत के खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पे सबकी फाइल है। जैसे निशंक जी की मुझ पे दम देवल से 3rd डिवीजन में पास किया, वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की
दमदेवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीषा कुमार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने MA हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही MA हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने MA हिंदी से किया। मैंने तो आटे लगाई हरिद्वार में, आटे लगाई बनारस में, आटे लगाई इलाहाबाद में कि निशंक जी ने वो प्रथम द्वितीय क्या होता है, वो जो होता है संस्कृत में, वो कहां से किया। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है, डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है PhD किया। अब सोच लो आप, कोई ब्लाइंड जो ब्लाइंड एजुकेशन जानता है वो अगर कुछ लिखेगा तो ब्लाइंड पढ़ लेगा वो तो, लेकिन आंखों वाला की राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पढ़ेगा, अब ये अंदाजा लगा हुआ। इसलिए मुझे सबका पता है, तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडिशन तो करा दिया, गंगवाल जी से कह के पत्रकारिता में एडिशन तो करा दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित सहकारिता मेला 2025 का भव्य उद्घाटन विधायक मदन कौशिक ने किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सहकारिता की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं और स्वयं सहायता समूह स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें चलें कि विधायक कौशिक ने यह भी जानकारी दी है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के चलते गांव-गांव में लोकल उत्पादों को प्रोत्साहन मिल रहा है और उत्पादकों को बड़े स्तर पर बाजार भी उपलब्ध हो रहे हैं। प्रदेश भर में जनपदों के इस प्रकार के आयोजन मेले के जो सहकार संबंधित किए जा रहे हैं, आज उसी परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार के इस ग्राउंड पर सहकारिता मेले का आज उद्घाटन किया। और इस सहकारिता मेले के माध्यम से जनपद भर में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो सहकारिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन तैयार करते हैं, कुछ भोग की ऐसी वस्तुएं बनाते हैं, आज वो भी जहाँ जनता के लिए एक आने वाले समय में एक ऐसा जिसे कहते हैं लोकल पर वोकल कि एकदम लोकल को हर घर में कैसे पहुँचाएं, सहकारिता इसके लिए एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद सहकारिता एक आंदोलन के रूप में चलाया गया और उसमें लगभग मैं कहूँ करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में लोगों की जानकारी में रहे, आम लोगों तक इस मेले के माध्यम से वो सारी पहुँचे जो सरकार के माध्यम से सहकारिता को एक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज इस अवसर पर मैं सभी जो सहकारिता हमारे विभाग के लोग हैं, आदरणीय रावत जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। और माननीय सहकारिता मंत्री जी के दिशा निर्देशन में आज हमारा सहकारिता मेला हरिद्वार जिले में ऋषिकुल मैदान में उसका प्रारंभ हो चुका है, अभी शुभारंभ हो चुका है। ये हमारा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक 7 दिवसीय मेला रहने वाला है, जिसमें हमारा विभिन्न प्रकार के हमारे विभागीय स्टॉल, हमारे सहकारी समितियों के, सहकारी संस्थाओं के, स्वयं सहायता समूह के, महिलाओं के स्टॉल लगेंगे और इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और बच्चों यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूली बच्चों के भी आज हमारे चित्रकला, वाद विवाद, नृत्य प्रोग्राम ये आयोजित किए गए, रस्साकस्सी का भी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से हमारा ये सहकारिता जो कि हमारा सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि हमारी थीम है, उस पर हमारा मेला अभी 2 से 8 दिसंबर तक लगातार चलता रहेगा। अब खबर देहरादून से है, जहां सूचना और लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारियों को सरकारी योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए प्रभावी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक और सटीक प्रसार होना चाहिए। नहीं, देखिए उसमें कई बिंदु थे, जैसे समय समय पर हमारे, जैसा आप सभी जानते हैं, आपदाएं आती रहती हैं, तो उस समय मीडिया का एक जो आगमन है उस संबंधित जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में हो जाता है, उसकी हम लोग व्यवस्था कैसे करें। और जो हमारी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की और जिन लोगों ने
उन योजनाओं का लाभ उठा करके धरातल पर काम किया है। ऐसी जो सक्सेस स्टोरी है उनको भी आम जनता के समक्ष लाया जाता है ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हों और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। तो हमने ये कहा कि जो भी आपके जिले में इस तरह की सक्सेस स्टोरी है उनको भी बना करके आप लोग आगे बढ़ाइए। साथ ही मीडिया से तालमेल और जो बेहतर समन्वय है, प्रेस क्लब की कुछ दिक्कतें कुछ जनपदों में आ रही हैं तो उसके भी हमने कहा कि बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करिए। तो कुल मिलाकर के एक ओवरऑल जो उनकी अपने फीडबैक थे उसको भी हमने लिया और जो हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी नीति है उसके लिए भी हमने उनके साथ बैठक करके उस समय निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगभग 7 साल के लंबे अंतराल के बाद एलिफेंट सफारी दोबारा से शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि यह सफारी ऋषिकेश के पास स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में शुरू की गई है और जिसे लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। प्रमुख वन संरक्षक आर.के. मिश्र ने इस पर जानकारी दी है कि एलिफेंट सफारी एक रोमांचकारी अनुभव है और खासकर युवाओं और छात्रों के लिए। उन्होंने यह भी बताया कि हाथी पर बैठकर जंगल का दृश्य देखना एक अद्वितीय अनुभव है। जो हाथी का सफारी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक डेफिनेटली रोमांच की बात होता है। जो लोग कभी हाथी देखे नहीं होंगे या दूर से देखेंगे, लेकिन उसके मैंने पर्यावरण दृष्टि से या पर्यटन दृष्टि से एक जिस एरिया में वो उनको डेजिग्नेट कर गया कि आपने यहाँ पर हाथी के पीठ बैठ के सफारी कर सकते हैं, जंगल का नज़रिया पूरा अलग दिखता है हाथी का पीठ से। उसमें जानवर का मूवमेंट हो, ग्रासलैंड हो, वाटर होल हो, जो आपने गाड़ी में नहीं देख सकते, आप हाथी का पीठ से एक हाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि हाथी और मानव का बहुत पुराना रिश्ता है, तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये हो रहा है। इसमें होता है कि जो इम्प्रेसिबल एज के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इस टाइप बच्चे होते हैं जिनके सामने कैरियर पूरा रखा हुआ है और ये जंगल के प्रति प्रेरित होते हैं, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, या एक साधारण नेचर के प्रति अपना जो एक लगाव है, अगर हमने इसको इंस्टिल कर सके तो भविष्य में डेफिनेटली एक अच्छा फोर्स, यूथ का फोर्स हो जाएगा, जिन्होंने डेडिकेटेडली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दिसंबर को रायवाला से लेकर ऋषिकेश तक प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि यह विकास कार्यों की पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। तो वहीं इस निरीक्षण में उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन भी किया। अब खबर रुड़की से है, जहां एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बताते चले कि कोतवाली रुड़की पुलिस ने सोनाली पार्क के पास चेकिंग के दौरान 50.27 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो वहीं स्कूटी सवार आरोपी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस टीम की तत्परता से उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। बताते चले कि गिरफ्तार तस्कर ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह स्मैक बरेली से लेकर आया था और जहां हरिद्वार की पुलिस ने एनडीपीएस के एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वृहद आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून के निर्देश पर यह अभियान नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में संचालित किया गया, जहां पुलिस के विभिन्न टीमों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग की और इस अभियान में डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।